Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Radhika. How are you all? I hope you all are doing good. Today in this video we will be discussing EVS pedagogy for CTET for paper 1. पेपर 1 में EVS आती है एंड पेपर 2 में साइंस. सो दिस इज़ फॉर पेपर 1. इसमें अभी हम सिर्फ पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं, EVS के टॉपिक्स नहीं. तो पहले कुछ वीडियोस में आई विल कवर द पेडागोजीज, देन आफ्टर दैट आई विल टेक द टॉपिक्स. ठीक है, 2-3 वीडियोस बनेंगी, उसमें आपकी पूरी पेडागोजी कवर हो जाएगी. 15 मार्क्स की आती है पेडागोजी. तो आई कैन अश्योर यू, अगर आप ये वीडियोस तीनों ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे आराम से 13 to 14 क्वेश्चन सॉल्व इसी में से आता है. सो स्टार्टिंग विद, सबसे पहले आते हैं थीम्स. EVS की जो बुक होती है स्टूडेंट्स की, वो थीम बेस्ड होती है. ये 6 थीम्स हैं, इन्हीं पर बेस्ड होती है EVS की बुक स्टूडेंट्स की. इस थीम में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स. सबसे पहला थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स. सेकेंड इज़ फूड. थर्ड इज़ वाटर. फोर्थ शेल्टर. फिफ्थ ट्रेवल. एंड सिक्स्थ थिंग्स वी मेक एंड डू. एक बच्चे के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए ये 6 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उसकी लाइफ के लिए. सबसे पहला क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसका परिवार, उसके फ्रेंड्स, ये सब. उसके बाद उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए. उसके बाद खाने के बाद पानी चाहिए. पानी मिल जाए तो एक छत चाहिए रहने के लिए. उसके बाद घूमना फिरना, ट्रैवलिंग. एंड देन थिंग्स वी मेक एंड डू, हम क्या करते हैं वो सारी चीज़ें. तो 6 थीम्स हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स. सेकेंड इज़ फूड. थर्ड इज़ वाटर. फोर्थ शेल्टर. 5 ट्रेवल. और 6 थिंग्स वी मेक एंड डू. इसी थीम पे 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं एक पेपर पे. तो ये थीम्स आप ज़रूर ध्यान से लर्न कर लीजिए. फिर उसके बाद आते हैं सब थीम्स. इन्हीं थीम्स के इसमें सब थीम्स हैं. इसके फैमिली एंड फ्रेंड्स के और फूड के सब थीम्स हैं. तो वो सब थीम्स डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं. फैमिली एंड फ्रेंड्स में 4 सब थीम्स हैं. क्या क्या आते हैं उसमें? रिलेशनशिप्स आती हैं उसकी फैमिली और फ्रेंड्स में. वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो फैमिली और फ्रेंड्स में कौन से 4 सब थीम्स हैं? रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स. ये सब थीम्स हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के. फिर उसके बाद आता है फूड. फूड के क्या सब थीम्स हैं? टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर. सबसे पहले वो खाना टेस्ट करता है, खाता है, फिर उसे डाइजेस्ट करता है, कुकिंग हुआ, उसको प्रिजर्व करने की टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर. तो ये जो टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, 5 थीम्स ये, 6 थीम्स ये, और इसके सब थीम्स, इन्हीं पे बेस्ड स्टूडेंट्स की EVS की बुक होती है. उनके जो चैप्टर्स होते हैं वो इन्हीं थीम्स पे बेस्ड होते हैं. अगर आप कभी बुक ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बुक होती है उसमें यही टॉपिक्स होते हैं इन्हीं थीम्स पे. तो कौन कौन से थीम्स हैं एक बार देखते हैं. पहला कौन सा है? फैमिली एंड फ्रेंड्स. उसके बाद फूड. फिर क्या है? खाने के बाद उसे क्या चाहिए? वाटर. उसके बाद क्या चाहिए? शेल्टर. खाना मिल गया, पानी मिल गया, छत मिल गई. उसके बाद ट्रैवल. एंड देन थिंग्स वी मेक एंड डू. तो ये 6 सब थीम्स हैं, 6 थीम्स हैं, और इनके 2 सब थीम्स हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स में और फूड में. आप अगर थीम्स याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा. एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये मैं इसमें जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे. तो एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन EVS सिलेबस.
इनमें से कौन सा सब थीम है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा सब थीम है जो कि EVS के सिलेबस में इंक्लूडेड है, सजेस्टेड है। तो इसको हम एलिमिनेशन, अगर आपको सब थीम्स नहीं याद हैं, सिर्फ आपको 6 थीम्स याद रखने हैं, अगर आपको वो भी याद हैं तो इक्वेशन ईजिली निकल जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सब थीम्स भी याद रखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये क्या है, थीम है ना, तो इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। उसके बाद फूड भी क्या है, थीम में है, तो ये भी नहीं आएगा। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी थीम है, तो ये भी नहीं आएगा। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, एनिमल्स क्या है, थीम में नहीं है, तो फिर ये किस में होंगे, सब थीम्स में होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इन EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus। EVS में हमने थीम्स, CBSE ने थीम्स इंक्लूड करे हैं, क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। थीम्स बेस्ड EVS transaction is easy as compared to the topics for reducing chapters in EVS, to enhance the environmental comprehension of the learners, for developing connected and interrelated understanding of issues of the learners local environment। इसको भी हम डिस्कार्डिंग मेथड से करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला EVS में थीम्स इसलिए इंट्रोड्यूस हुए हैं कि उनसे हमें सिलेबस चैप्टर्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत। थीम बेस्ड EVS ट्रांजेक्शन इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू द टॉपिक्स, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो ईजी है, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब बात आती है टू एनहेंस एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स का जो एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन है वो इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड इशूज़। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चे को पढ़ाने की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम उसकी नॉलेज को, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसकी रियल लाइफ से हम उससे कनेक्ट करके अगर पढ़ाएंगे तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसका भी यही होगा कि हम उसके, अगर हम थीम्स ले रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स या फूड, वाटर, उससे हम रिलेट करके पढ़ाएंगे कि अगर हम स्कार्सिटी हमें पढ़ानी है पानी की या उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ानी है, तो हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं कि वहाँ पर देखो ड्रॉट आया क्योंकि वहाँ पानी नहीं था या बारिश नहीं हुई। तो इस तरीके से हम अगर उसको रियल लाइफ इंसिडेंट से लिंक करके पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सो इसलिए ये थीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कि उसको इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड फील कराने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, NCF रिकमेंडेशंस। NCF की क्या रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ EVS। NCF 2005 suggested that children's education should be related to their real life experiences। वही मैंने अभी बताया कि NCF क्या सजेस्ट करता है कि वो चाइल्ड की जो एजुकेशन है उसको हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अगर रिलेट करके पढ़ाएंगे तो उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। स्कूल शुड डिस्करेज रोड लर्निंग पे सबसे ज़्यादा, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिखे रोड लर्निंग, उसको वहीं क्रॉस कर दो, क्योंकि रोड लर्निंग को कभी भी एनकरेज नहीं किया जाता। रोड लर्निंग को हमेशा डिस्करेज ही किया जाता है। हमें कभी भी बच्चे को रटाना नहीं है, उसको समझाना है। तो जहाँ भी ऑप्शन अगर आए रोड लर्निंग, उसको आंख बंद करके ड्रॉन्ग कर दो। पर हाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसमें नॉट या एक्सेप्ट दिया हो तो आंसर अलग होगा, पर रोड लर्निंग को हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। फोकस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की स्किल्स, बच्चे की एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर हर चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। तो NCF की ये 3 रिकमेंडेशंस हैं। क्या क्या, रिलेट करना है उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से, रोड लर्निंग या फिर मेमोराइजेशन को डिस्करेज करना है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करना है, मतलब बच्चे की इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। नेक्स्ट इज़ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS? इनमें से कौन सा EVS को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है? यहाँ बात हो रही है नॉट की, है ना, नॉट की बात हो रही है, तो उसे ध्यान में रखकर हमें ऑप्शन अपना टिक करना है। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस हमें बच्चों को सिखानी है, देनी है। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशूज़, टू एंगेज चिल्ड्रन इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। नॉट पूछा है, जब भी नॉट पूछे तो हमें सही ऑप्शन को क्रॉस करना है। इसको आप प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो हमें टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, मैंने अभी बोला था कि रोड लर्निंग नहीं करनी है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस को अवॉइड करना है। सॉरी, इसमें हमें बताना है नॉट, तो आंसर इसका यही होगा। नॉट पूछा है ना कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस। टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस को प्रोवाइड करना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये क्वेश्चन अभी आपको आगे समझ आएगा जब हम टेक्स्ट बुक डिस्कस करेंगे। मैं एक बार तब इस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल एज पर NCF 2005? अगेन इट इज़ अ नॉट, है ना, नॉट पूछा है, नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं, ऑप्शंस रीड करते हैं। टू एंगेज, टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, to acquire basic cognitive and psychomotor skills through observation, classification, and inference, to train children to locate and comprehend relationships with the natural, social, and cultural environment, to develop precise quantitative skills among the children through understanding of environmental issues. Not पूछा है तो उसमें ये वाला ऑप्शन तो गलत, क्योंकि हमें बच्चे में क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को ही प्रमोट करना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत। हमें नेचुरल और कल्चरल एनवायरनमेंट से उसको कॉम्प्रिहेंड लोकेट करना है, ये भी गलत। तो फिर सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स। हमें बहुत प्रिसाइज स्किल्स उनमें इनकलकेट नहीं करने की बस इतनी ही चीज़ें पढ़ानी है या बस इतना ही पढ़ाना है, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेज़र द बर्डन। नेक्स्ट उनका क्या है कि हमें स्टूडेंट की, चाइल्ड के बर्डन को कम करना है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाते जाना है, दिन में 10-10 क्लास लग रही हैं, ये चीज़ नहीं करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़े से चेंजेस हों। अगर डेली मैथ्स की क्लास लग रही है, स्टूडेंट उससे भी बोर होने लगता है, बीच में थोड़ी सी गेम्स की क्लास या कुछ इस तरीके की क्लास होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल यही चीज़ होनी चाहिए, थोड़ी सी चाइल्ड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, डिस्कशन, कंटेम्पलेशन। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ मतलब बच्चा खुद करके ज़्यादा अच्छे से सीखता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एक्टिविटी मेथड होना चाहिए क्लास में, जिससे कि वो खुद करके सीखे तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डिस्कशन होना चाहिए, लाइक क्लास को डिवाइड कर दें छोटे छोटे ग्रुप्स में और फिर उसके बाद उनसे डिस्कशन कराएं, तो जब कुछ बच्चे अपने व्यूज़ देंगे तो एक दूसरे से उन लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो डिस्कशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। कंटेम्पलेशन का मतलब कि किसी चीज़ पे हाई फोकस करना, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना, प्रमोट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना, एनहेंस करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कशन, ठीक है। ये सारे पैडागॉजी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आपको इसमें ज़रूर हेल्प होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन,
बच्चों को बहुत अपनी स्पेस दी जा रही है, एक कि तुम अपने आप कुछ सीखो, अपने आप जो एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं जो टीचर ने बता दिया बस उतना ही उतना करना है, उसको अपना स्पेस, अपनी टाइम, अपनी फ्रीडम इतना दिया जा रहा है कि हाँ तुम एक्सप्लोर कर सकते हो और चीज़ों को जानने की कोशिश करना। तो ये क्या इंडिकेट करता है? EVS इज़ लर्न थ्रू रोट, EVS इज़ लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, EVS इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, या फिर EVS इज़ टीचर सेंटर्ड। So yes, it indicates EVS is child centered. चाइल्ड सेंटर्ड है क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से काम किया जा रहा है, उसको अपनी स्पेस दी जा रही है कि वो खुद भी कुछ पढ़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा देख सकता है, कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स कैसी होनी चाहिए EVS की? डेफिनेशंस एंड मेयर इन्फॉर्मेशन इज़ अवॉइडेड इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ EVS। सिर्फ डेफिनेशंस, फैक्ट्स और कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, वो चीज़ें अवॉइड करनी है हमें टेक्स्ट बुक्स में। आप अगर बुक खोलकर देखोगे EVS की तो उसमें क्या मिलेंगे? बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्टेड स्टोरी के फॉर्म में मिलेगा। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन बता दी, पहले वो एग्जांपल्स देते हैं बुक में, कुछ स्टोरीज बताते हैं, उसके बाद उन्हें चीज़ समझाते हैं, इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फिर डेफिनेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करनी है। लैंग्वेज यूज इज़ नॉट फॉर्मल बट दैट यूज्ड बाय द चिल्ड्रन इन देयर डेली लाइफ। फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स वोकैब यूज़ कर रहे हैं, जो बच्चे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं। टेक्स्ट बुक इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज। टेक्स्ट बुक ही सब कुछ नहीं है कि जितना टेक्स्ट बुक में है उतना ही स्टूडेंट को पढ़ना है, उसको और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पे वो बेस्ड है, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है नॉलेज की सोर्स की, वो इंटरनेट, वेब, पोस्टर्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, उनसे भी एक्सप्लोर कर सकता है। इट शुड इनकलकेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म इन द चाइल्ड टू एक्सप्लोर द नॉलेज। EVS की उसमें क्या होना चाहिए? बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना, कंस्ट्रक्टिविज्म को और वो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करें। ठीक है, इस तरीके की टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए EVS की। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ साथ साथ टॉपिक के संग, जिससे कि आपको समझ आता जाए कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तो आप आगे भी अच्छे से, जब आप अभी खुद इसके बाद एक बार खुद करके देखना, कुछ क्वेश्चंस तो पक्का हो ही जाएंगे जो हमने जितना आज पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS बाय द चिल्ड्रन? इनमें से क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एक चिल्ड्रन की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, community members of children, textbook of EVS, description and definitions given in the textbook of EVS। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कमेंट फास्ट। क्या होगा इसका आंसर? हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करना है। कम्युनिटी मेंबर्स, जितना बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा लोगों से उतनी ज़्यादा उसकी नॉलेज एक्सप्लोर होगी, एनहेंस होगी। अब यहाँ आप लोग बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक ऑफ EVS सिर्फ टेक्स्ट बुक पे बेस्ड नहीं है, तो फिर टेक्स्ट बुक को हमें अवॉइड करना है। टेक्स्ट बुक होनी चाहिए बट इट शुड नॉट ओनली द सोर्स। ऐसा नहीं है कि हमें टेक्स्ट बुक्स हटा देनी है, टेक्स्ट बुक्स रखनी है पर साथ में और चीज़ें भी। टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी होगा। डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस, हमें डेफिनेशंस नहीं चाहिए कि बच्चे को रटाना नहीं है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही होगा? ABC। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या बोलती है? द चाइल्ड लुक्स हिज एनवायरनमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर एंड डज नॉट सेग्रीगेट इनटू सब्जेक्ट्स लाइक साइंस और सोशल साइंस। एक जो चाइल्ड होता है वो ना, जब वो एनवायरनमेंट को अपने एक्सप्लोर करता है जब स्कूल जाने से पहले, तो वो ना पूरा देखता है कि हाँ ये एनवायरनमेंट है। वो ऐसे नहीं देखता कि ये पॉलिटिक्स का है तो फिर ये सोशल साइंस होगी, और ये पेड़ पौधे हैं तो ये साइंस होगी, या इस तरीके से सेग्रीगेट नहीं करता कि ये सोशल साइंस का टॉपिक है और ये साइंस का टॉपिक है। इस तरीके से वो सेग्रीगेट नहीं करता है अपने एनवायरनमेंट को, वो एक होलिस्टिक मैनर में देखता है। कैसे देखता है? एक होलिस्टिक मैनर में अपने एनवायरनमेंट को।
Hence this subject is not included in classes 1st and 2nd, but the issues of the environment are taught in mathematics and language, and in class 3rd to 5th EVS integrates the concept of science and social science and environmental science. ये सब्जेक्ट EVS फर्स्ट और सेकेंड क्लास में मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है. आपने देखा होगा मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, उनके आसपास की बातों को लेकर चलते हैं. तो उनके जो हमें EVS बच्चे को फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चे को पढ़ानी है तो हम वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं. फर्स्ट और सेकेंड क्लास में EVS का सब्जेक्ट नहीं है. EVS का सब्जेक्ट किस क्लास में है? 3rd to 5th में है, जो कि 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करके चलता है, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस. ठीक है, तो इंटीग्रेशन की यहाँ बात हो रही है कि हमें इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट करना है, जिससे कि चाइल्ड क्यों प्रमोट करना है, क्योंकि बच्चा सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ता, तो इसलिए हमने एक ही सब्जेक्ट में उसको तीनों चीज़ें पढ़ाई हैं, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस. इसलिए तीनों चीज़ें 3rd to 5th क्लास में पढ़ाई जाती है, और फर्स्ट और सेकेंड क्लास में मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू EVS के कंसेप्ट्स और इश्यूज उससे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन है. EVS फॉर क्लासेस 3rd to 5th इज़ अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स. 3rd to 5th क्लासेस में EVS जो है वो किन सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके बनी है? द कंसेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, ओनली साइंस, या फिर साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, या सोशल साइंस एंड साइंस, या फिर साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो ये हमने अभी डिस्कस किया कैसे बनी है. साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, तीनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके 3rd to 5th क्लास में EVS पढ़ाई जाती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? EVS इज़ अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लासेस 1st to 5th. EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 1st to 5th क्लास में पढ़ाया जाता है. अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकेंड क्लास में, तो EVS है ही नहीं, सो दिस इज़ रॉन्ग. फॉर क्लासेस 1st and 2nd EVS इज़ टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स. येस, EVS कैसे पढ़ाई जाती है? लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू फर्स्ट और सेकेंड क्लास में. ठीक है, ये सही सा लग रहा है ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लास में EVS लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाई जाती है. नहीं. फॉर क्लासेस 1st and 2nd कंसर्न्स ऑफ एंड इश्यूज ऑफ EVS आर टॉट थ्रू सोशल साइंस एंड साइंस. नहीं, ये भी नहीं. सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, सेकेंड. EVS सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाई जाती है. ठीक है, एक और है, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है. In EVS, concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. क्यों नहीं सेग्रीगेट क्यों नहीं किया है? अलग अलग क्यों नहीं किया है? एक ही साथ क्यों पढ़ाते हैं हम 3rd to 5th क्लास के स्टूडेंट्स को? इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड. नहीं, ये चीज़ कभी नहीं सोची जाती कि सिलेबस कम करने के लिए. सिलेबस ऑफ EVS हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय CBSE. वो तो पता है कि प्रिस्क्राइब किया है, पर हमें यहाँ रीज़न बताने हैं कि क्यों. तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तो नहीं होंगे. द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरनमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर. इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी. ऐसा भी नहीं है. लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि एक जो चाइल्ड है वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे देखता है? एक होलिस्टिक मैनर में, एक पूरे एक एज अ होल देखता है वो, नॉट इन अ पार्ट. तो इसलिए हम उसको एक ही साथ सारे इश्यूज़ पढ़ाए जाते हैं. आगे जाकर बड़ी क्लास में जाके उसको अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरनमेंट इन एन होलिस्टिक मैनर, इसलिए. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से. उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक यू कैन टेक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन दी बायो ऑफ दी यूट्यूब चैनल. ठीक है, उसमें भी डाला हुआ है, या आप इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं. एंड yes, if you have not subscribed to the channel, please subscribe to it and share it with your friends.
Thanks for watching the video.